सन 1783 में एक ब्रिटिश फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर जॉन मिशेल ने हेनरी कैवेंडिश, जो कि अपने हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी के लिए फेमस हैं, उन्हें एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांतों और लाइट की स्पीड की मदद से एक थ्योरी सबके सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी तारा इतना मैसिव हो कि उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट से भी ज़्यादा हो जाए तो वो तारा अदृश्य हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी कॉस्मिक बॉडी की एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट उस बॉडी के सरफेस से उसकी ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर सकता है। अगर हम अपनी अर्थ की ही बात कर लें तो इसकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि जब कोई भी रॉकेट स्पेस में छोड़ा जाता है तो उसको मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन करनी होती है अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करने के लिए। अब वापस आते हैं जॉन मिशेल की थ्योरी की ओर। तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी तारे की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाए तो वो तारा इनविजिबल हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का नाम उन्होंने डार्क स्टार रखा। उस समय तो ये सिर्फ एक आइडिया ही था, पर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट ने इस आइडिया को प्रूफ कर दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस एक फैब्रिक की तरह है और ग्रेविटी इस फैब्रिक के कर्वेचर का मुड़ाव है जो कि किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है, और अगर इस हैवी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हो तो ये मुड़ाव लाइट को भी अपने अंदर खींच लेगा। इसी हैवी ऑब्जेक्ट का नाम बाद में ब्लैक होल रखा गया। आज की इस वीडियो में इसी ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए आप स्पेस में एक स्पेसशिप से ट्रैवल कर रहे हैं। पहले तो सब कुछ सामान्य चल रहा है, पर अचानक से स्पेसशिप अपनी ट्रैजेक्टरी बदल देता है और ये किसी इनविजिबल फोर्स के चारों ओर घूमने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो यही मौका है कि आप वहां से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है ये इनविजिबल फोर्स कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल हो। और अगर आपकी किस्मत खराब रही और आप स्पेसशिप को इससे बाहर नहीं निकाल पाए तो आप सबसे पहले पहुंचेंगे ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क पे, जहां पर हर मैटर पहुंचकर गर्म होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ ज़्यादा तेज स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़कर मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच जाता है। एक्रीशन डिस्क का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये पूरे यूनिवर्स के ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक है। आपकी स्पेसशिप अगर यहाँ तक पहुँच गई तो ये इंस्टेंटली आपको और आपकी स्पेसशिप को पिघलाकर मैटर अपने चारों ओर घुमाने लगेगी। ये घूमने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक्रीशन डिस्क के इनर एज पर पहुँचते पहुँचते ये स्पीड लाइट की स्पीड के 70 से 90% तक पहुँच जाएगी, जो कि 2 लाख से लेकर 2,70,000 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है। अब आप ही खुद अनुमान लगा लीजिए कि इस स्पीड में किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हाल होगा। मान लीजिए आपकी स्पेसशिप किसी तरह एक्रीशन डिस्क को सक्सेसफुली पार कर लेती है, जो कि आज की तारीख में इम्पॉसिबल है, तो आप पहुंच जाएंगे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में। इवेंट होराइजन एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपका मैसेज तक ब्लैक होल के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मैटर की स्पीड लाइट की स्पीड को अटेन कर लेती है, जिससे तेज पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं चल सकता। अगर यहाँ तक आपने सर्वाइव कर लिया है तो इस पॉइंट के बाद स्पेसशिप स्फैगिटिफिकेशन की प्रोसेस में चली जाएगी। मतलब कि इवेंट होराइजन के बाद ग्रेविटी इतनी इंटेंस होगी कि स्पेसशिप के अंदर वाले एंड में बाहर वाले एंड से ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी, जो कि स्पेसशिप को तोड़ देगी, और ये इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ता जाएगा। सबसे पहले स्पेसशिप के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूट जाएंगे। इसके बाद ये फोर्स एटम्स को तक तोड़ देगी। एटम्स के टूटने के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तक इस फोर्स से बच नहीं पाएंगे, और ये फोर्स इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्वार्क्स में कन्वर्ट कर देगी, जो कि यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद लास्ट में हम पहुंच जाएंगे सिंगुलैरिटी में। सिंगुलैरिटी स्पेस में जीरो वॉल्यूम का पॉइंट होता है, जिसकी डेंसिटी और ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि टाइम का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काम नहीं करता। यानी कि अगर हम सही सलामत सिंगुलैरिटी तक पहुँच पाएँ तो थ्योरेटिकली टाइम हमारे लिए रुक जाएगा। हमारे लिए तो ये सफ़र, जो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से लेके सिंगुलैरिटी तक का है, ये तो कुछ ही सेकंड्स का होगा, पर इस कुछ ही सेकंड्स के सफ़र में यूनिवर्स एंड हो चुका होगा। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और शायद कभी समझ भी ना पाए, क्योंकि जिस जगह तक पहुंचा ही नहीं जा सकता उस जगह को समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
पर सिंगुलैरिटी क्या हो सकती है, इसके लिए साइंटिस्ट कुछ थ्योरी सामने रखते हैं। कुछ मानते हैं कि ये एक जीरो वॉल्यूम और इन्फाइनाइट डेंसिटी का एरिया है, पर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कोई भी चीज़ इन्फाइनाइटली स्मॉल नहीं हो सकती। इसकी भी एक लिमिट होती है, जो कि है 10⁻⁻35 मीटर, जिसको प्लैंक लेंथ भी कहा जाता है, और ये लिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। क्वांटम फिजिसिस्ट मानते हैं कि सिंगुलैरिटी असल में इन्फाइनाइट डेंस प्लैंक लेंथ है, और वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सिंगुलैरिटी एक ब्रिज या फिर वर्म होल भी हो सकता है। इसी वर्म होल के कॉन्सेप्ट को 2014 की फेमस साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया है। इसमें हम देखते हैं कि कूपर अपने क्रू के साथ सैटर्न के पास पाए गए एक वर्म होल में एंटर करता है और किसी अलग गैलेक्सी में पहुंच जाता है। खैर, हम ज़्यादा मूवी की बात नहीं करेंगे, पर वर्म होल के बारे में साइंटिस्ट मानते हैं कि ये चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन से सबके सामने रखा था। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल स्पेस का सिर्फ एक रीज़न नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के दो सेपरेट रीजन को कनेक्ट करने का एक ब्रिज हो सकता है, जिसका नाम उन्होंने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज रखा, और आज इसको सब वर्म होल के नाम से जानते हैं। इसी वर्म होल के कॉन्सेप्ट से वाइट होल की थ्योरी का भी जन्म होता है। जैसे ब्लैक होल से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती, वैसे ही इसके विपरीत वाइट होल के अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। ये वाइट होल्स ब्लैक होल्स के विपरीत अपने अंदर से लाइट की स्पीड से मैटर को बाहर फेंकता है। अगर वाइट होल्स मौजूद होंगे तो ये अनलाइक ब्लैक होल्स, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। खैर, ये सिर्फ एक थ्योरी ही है, पर साइंस के अकॉर्डिंग इसका मौजूद होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सीधा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपोज करता है। ये लॉ बताता है कि ब्रह्मांड की टोटल एंट्रोपी, जिसे हम डिसऑर्डर या फिर अव्यवस्था भी कहते हैं, हमेशा बढ़ती है। ब्लैक होल इस लॉ पर तो फिट बैठता है, क्योंकि वो मैटर को ऑब्जर्व करता है और एंट्रोपी को बढ़ाता है। पर इसके अपोजिट वाइट होल मैटर को इजेक्ट करता है और एंट्रोपी को घटाता है, जो कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड में पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से वाइट होल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं। अब तक तो हमने जाना कि ब्लैक होल्स काम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। जब भी कोई भी स्टार जिसका मास हमारे सूर्य से कम 3 गुना हो, अपने में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम को पूरी तरह खत्म कर देता है, तो ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ फटता है और बचता है सिर्फ इसका कोर। यदि इस तारे का मास 3 सोलर मास से कम हो तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा, जो कि यूनिवर्स की कुछ असीमित ताकतों में से एक है। और अगर इस कोर का मास 3 सोलर मासेस से ज़्यादा हुआ तो इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि ये अपने आप में ही कोलैप्स कर जाता है, और ये कोलैप्स होकर एक इन्फाइनाइट डेंस पॉइंट में बदल जाएगा, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम फैब्रिक को इतना मोड़ देती है कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर पाती, और इसी को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कितनी हो कोई नहीं जानता। हो सकता है कि एक्चुअल यूनिवर्स इन्फाइनाइट हो, और साथ ही साथ इसमें मौजूद गैलेक्सीज भी। इसमें से हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद होता है, जो कि पूरी गैलेक्सी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास कुछ मिलियन से लेकर कई बिलियन सोलर मासेस के बराबर होता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार, और इसका मास लगभग 4.3 मिलियन सोलर मासेस के बराबर है। मतलब कि इसका मास हमारे सूर्य से 4.3 मिलियन गुना ज़्यादा है। ये ब्लैक होल हमारी धरती से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, पर यह अभी तक डॉर्मेंट अवस्था में है, यानी कि यह अभी कोई भी मास कंज्यूम नहीं कर रहा। इसी वजह से कोई भी टेलीस्कोप से इसका दिख पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ना मैटर को एब्जॉर्व कर रहा है और ना ही लाइट को एमिट कर रहा है। पर 10 अप्रैल 2019 में दुनिया के सामने इतिहास रचा गया। इस दिन हम सबको मिली एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली इमेज। ये ब्लैक होल की इमेज इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ली गई थी, जो कि मेसायर M87 नामक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की थी। ये गैलेक्सी हमारी धरती से लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की इमेज ले पाना इतना मुश्किल था जैसे हम धरती से चंद्रमा की सरफेस में मौजूद एक डोनट की इमेज ले रहे हों। तब ये इमेज इतनी धुंधली आई थी, पर इस इमेज में ब्लैक होल के इफेक्ट को साफ देखा जा सकता था। जो इस इमेज में ब्लैक होल के नीचे का हिस्सा है वो ज़्यादा चमकदार है, यानी ये ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क का आगे का हिस्सा है, और इसी के पीछे का हिस्सा लाइट की बेंडिंग के इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर दिख रहा है।
इस इमेज ने ब्लैक होल के अस्तित्व को विजुअली प्रूव कर दिया और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कई नए दरवाजे खोल दिए। अगर आप ब्लैक होल्स के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।